गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये लेक्चर हमारा 5th लेक्चर है सैंपल पेपर का। अभी तक हम लोग 4 लेक्चर कर चुके हैं। आज हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। 5 मार्क्स का हमारा 4 क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लीजिए। 20 मार्क्स का आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन रहता है। तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 32 से क्या बोला जा रहा, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक मोटर बोट है जिसका की स्पीड बोल दिया 18 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल दिया गया स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट यहाँ पर लिख दे रहा है इन स्टिल वाटर। समझ लीजिए स्टिल वाटर में उसका स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे का बात क्या है, टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अब समझिए यहाँ पे जो वर्ड आ रहा दो, कौन कौन सा, एक अप स्ट्रीम और एक यहाँ पे डाउन स्ट्रीम। इसका मतलब आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, नहीं पता है भाई बताएगा, भाई जिंदा है। समझिए अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है। जब बोलेगा डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में वाटर करंट है। देखिए सेकंड चीज यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो जो वाटर का जो स्ट्रीम जा रहा जिधर, उधर ही अगर आपका बोट भी जा रहा तो उसी को बोलेंगे कि ये क्या है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। जिधर स्ट्रीम जा रहा उधर ही बोट जा रहा, वो हो गया। सेकेंड चीज क्या, अगर बोले अप स्ट्रीम मतलब क्या कि स्ट्रीम इधर जा रहा है और बोट इधर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, अप स्ट्रीम है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है। दोनों में होता क्या है, इसमें दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा, मतलब बोट का भी स्पीड और इसका स्ट्रीम का भी, मतलब स्ट्रीम कुछ भी स्पीड से जा रहा है और उस पर बोट उसी अपना स्पीड से, तो दोनों स्पीड जुड़ जाता है उधर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं। मान लीजिए अगर एक x है और एक y है तो दोनों यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे दोनों घट जाता है। अच्छा, किस में से किसको घटाते हैं ये याद रखिएगा। हम लोग हमेशा बोट के स्पीड में से इसके स्पीड को घटाएंगे, बोट के स्पीड में से इसको स्पीड को घटाएंगे। क्लियर है बात। तो जो भी रखिए बोट, हमेशा बोट का स्पीड अधिक रहेगा और आप स्ट्रीम का स्पीड हमेशा कम रहेगा। ऐसा क्यों, अगर मेरे भाई स्पीड मतलब स्ट्रीम का स्पीड बोट से ज्यादा होने लगा तो फिर कैसे चलेगा। मतलब 5 किलोमीटर के स्पीड से हम ऐसे जा रहे थे और पानी इधर 20 किलोमीटर से जा रहा था, तब तो हम 5 से चलेंगे तो उल्टा हम 15 किलोमीटर उल्टा डायरेक्शन में चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा। तो ऐसा कभी नहीं होता, बोट का स्पीड हमेशा ज्यादा ही रहेगा पानी से, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन को आगे समझते हैं। तो अगर हम लोग को स्पीड निकालना हो, नॉर्मल बोट का यहाँ स्पीड दिया हुआ है, स्ट्रीम का हमको स्पीड नहीं पता, तो हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। लेट कर ले रहे हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लिए कि दिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, कि जो पानी है वो x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो अब दो केस, पहला जब हम बात करते हैं स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम में उसका स्पीड कितना रहा होगा। डाउन स्ट्रीम में हुआ क्या होगा, दोनों स्पीड ऐड होता है, बोट का इतना था और ये स्ट्रीम का था, तो दोनों ऐड हो जाएगा, मतलब 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। ये डाउन स्ट्रीम में। वही अगर बात होता अप स्ट्रीम का, तो अप स्ट्रीम में क्या करेंगे, स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, बोट इधर आ रहा है और स्ट्रीम इधर जा रहा है, तो घटेगा। हम बोले घटाना किसमें से किसको है, हमेशा बोट का स्पीड अधिक होता है तो बोट में से ही इसको घटाइएगा। तो बोट का स्पीड में से स्ट्रीम का स्पीड माइनस किए तो इतना किलोमीटर पर आवर। ये दो बात समझ में आ गया। अब बोला क्या कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस है यहाँ पे 24 किलोमीटर। क्या बोला, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाने में 24 घंटा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। अगर अप स्ट्रीम जाता है तो वो 24 घंटा ज्यादा लग रहा, और जबकि वो डाउन स्ट्रीम में जा रहा तो 1 घंटा, मतलब वही 1 घंटा का डिफरेंस, 1 घंटा अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा, बस यही चीज है, ठीक है। तो किससे ज्यादा, डाउन स्ट्रीम से। तो हम लोग को कुछ ऐसा समझ में आ गया क्या कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, ठीक है, कि अप स्ट्रीम में जो टाइम लग रहा था और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अप स्ट्रीम में जितना भी टाइम लगा हो वो ज्यादा रहा हुआ, अप स्ट्रीम में हमेशा ज्यादा लगेगा क्योंकि ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। अप स्ट्रीम में सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है ना स्पीड, इसीलिए देखिए अप स्ट्रीम में कम रहता है स्पीड, जबकि डाउन स्ट्रीम में ज्यादा रहेगा। तो बोला अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, तो टाइम किस में ज्यादा लग रहा है, अप स्ट्रीम में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड कम रहता है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो कितना ज्यादा लग रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है कितने का, 1 घंटे का, यहाँ पे बोला गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग टाइम निकाले कैसे, तो हम लोग को पता है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, फॉर्मूला आता था क्या, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड बाई टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाई टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड बाई डिस्टेंस, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी नहीं गलत, ये फॉर्मूला नहीं होगा यहाँ पे,
हम लोग हिंदी में याद करते थे समय टाइम, समय बराबर दूरी बटा चाल, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, हाँ ये सही है कि टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था, दोनों केस में तो सेम ही था, 24 किलोमीटर गया 24 आया, अंतर क्या है, एक बार डाउन स्ट्रीम में गया और अप स्ट्रीम में आ रहा है ऐसा। तो डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, डिस्टेंस दिया हुआ है 24 किलोमीटर। अब इसका डिस्टेंस बाय स्पीड, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कितना था 18 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस यहाँ पे डिस्टेंस वही है 24 और इसमें स्पीड कितना था 18 प्लस एक्स, ठीक है। इसमें 1 घंटा लग गया, क्लियर है, एक जो दिया हुआ था वही रख दिए। अब इसको मस्त सॉल्व कर लेना है, कैसे होगा, 24 अगर आप चाहिए कॉमन ले लें तो अब यहाँ पे अच्छे से सॉल्व हो जाए। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 माइनस एक्स और यहाँ 18 प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं था 1, इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो 18 प्लस एक्स, क्योंकि 24 तो पूरा में कॉमन ले लिए थे, और माइनस यहाँ पे भी आ गया 18 माइनस एक्स। यहाँ पे ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि ये माइनस जो है इस पूरे पे आएगा, इज इक्वल्स टू 1। अब 24 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या होगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स, नीचे में ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/24। यहाँ तक सब बात समझ में आ गया, यहाँ तक सारा बात समझ में आ गया। अब प्लस 18 और माइनस 18 खत्म, प्लस एक्स और प्लस एक्स प्लस 2x, तो इसको यहाँ से हटा दे, अगर यहाँ आ गया 2x बाई नीचे में 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर क्या होता था 324 और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया यहाँ पे आपका 1/24। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। अब क्या करेंगे, ये जो डिवाइड वाला था इधर मल्टीप्लाई में, ये इधर वाले को इधर भेजते हैं, 24 को इधर अगर भेज दें तो 24 और 48 एक्स बराबर ये उधर गया तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, सबको इधर कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आया प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 48x, अच्छा, और ये माइनस में आ जाएगा इधर माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग को सॉल्व करके क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, वही मेरा स्पीड ऑफ स्ट्रीम था। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, 18 के टेबल में कुछ जुगाड़ लग रहा है क्या, 18 का वो स्क्वायर था, इसको फैक्टर अगर करें हम लोग 324 को 18 इंटू 18 होता है, बट ये जोड़ के नहीं आएगा, 18 और 18 दिन 36 हो जाएगा, नहीं आएगा। और कुछ 18 को अगर हम लोग तोड़ दें 9 दूनी 18, ऐसा 18 36 और 18 दूनी 36 कर दें, और 36 में 9 जोड़ दें, 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, नहीं आएगा। और कुछ 18 या 54 और 54 में 2 घटा देंगे तो भी नहीं आएगा। तो अगर ये डायरेक्ट भी ऐसे नहीं आए तो हम लोग एक तो यहाँ से देखिए दिमाग लगा सकते हैं फैक्टर करने का, और भी बहुत तरीके से, ऐसा नहीं कि 1-2 बार ही, आप बहुत तरीके से और भी चेक कर सकते हैं। यहाँ 6 या 18 करके 6 3 6 या 18, 18 या 54, 18 या 54 और 54 में से 6 घटा देंगे आ जाएगा, हाँ। तो यहाँ मिल गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 54x और माइनस हो जाएगा 6x। देखिए 54 में से ही घटा देंगे 48 आ गया, माइनस 324 बराबर 0। अब आगे क्या होगा, कॉमन कॉमन खेलना है, इन दोनों से क्या कॉमन ले लें, बस x आ रहा है तो x लिए, यहाँ x प्लस 54, यहाँ से इन दोनों से 6 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ x माइनस माइनस दोनों से आया, ये प्लस हो गया। अच्छा, इसमें से अगर हम लोग ये कॉमन ले लिए हैं तो 5 और 4 54 टाइम्स में ये भी लगा हुआ है, इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों सेम है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 54 आया कॉमन, ब्रैकेट में बच रहा है x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 वैल्यू आ जाएगा x का, एक आएगा माइनस 54 और एक आ जाएगा 6। तो माइनस में हम लोग नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट करते हैं, पॉजिटिव वाला 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। बात समझ में आया? तो ये किस चीज़ के स्पीड आया है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। उम्मीद है ये समझ में आया। इसका और वाला जो क्वेश्चन दिया हो वो बनाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32 का जो सेकंड वाला मतलब और करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या बोला जा रहा है कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन
9 होल 3/8 आवर्स, ठीक है। दो टैप मिलके एक टैंक को कितने देर में भर रहे हैं, 9 होल 3/8 आवर्स में। इसको अगर हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन को अगर उसमें बदल दें तो कितना होगा, 9 8 72 73 74 75, मतलब 75/8 आवर्स में ये इसको कंप्लीट भर देता है, ठीक है, किसको, टैंक को। अच्छा, बोला द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। अच्छा, टैंक को फिल करने में जो छोटा वाला टैप है जिसका डायमीटर छोटा है उसको क्या लग रहा है, 10 घंटा ज़्यादा लगता है। तो ये हम लोग लिख ले रहे हैं कि अज्यूम कर ले रहे हैं, लेट, हाँ अज्यूम करना होगा, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल, ठीक है। फिल करने में स्मॉलर टैंक को कितना टाइम लग रहा, अगर हम बोले x आवर्स, ठीक है, x घंटा लग रहा, तो बोला क्या जा रहा कि जो बड़ा वाला डायमीटर वाला था उसको क्या लगा, उससे 10 घंटा कम। तो लिख देंगे कि स्मॉलर वाले का x अगर लगा तो लार्जर वाले को उससे 10 घंटा कम। तो लार्जर टैप टेक्स x माइनस 10 आवर्स, जितना भी उसको लगा है उससे 10 घंटा इसको कम लगा। इतना बात समझ में आया? इतना बात समझ में आ रहा? अच्छा, एक बात आप समझिए, एक चैप्टर हुआ करता था वर्क एंड टाइम करके मैथ्स में 8 में, तो उससे रिलेटेड ये चीज़ आता है कि x आवर्स में वो क्या कर रहा, कंप्लीटली फिल कर रहा, मतलब 1 वर्क कर रहा। बोलिए हाँ, ठीक है, x आवर्स में 1 वर्क किया, कंप्लीटली फिल कर रहा, तो 1 आवर्स में वो कितना काम, ये x घंटे का बात है, तो 1 घंटे में ये कितना काम किया होगा, 1/x वर्क। क्लियर बात? तो जो स्मॉलर टैंक होगा वो 1 घंटे में कितना फिल कर रहा होगा, 1/x पार्ट फिल कर रहा होगा, और जो लार्जर होगा वो 1 घंटे में कितना फिल कर रहा होगा, 1/x माइनस 10 पार्ट फिल कर रहा होगा। क्लियर बात? अब बोला क्या गया था कि 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन उतना, दोनों अगर एक साथ चल रहा है तो उतना टाइम ले रहा है, ठीक है बात। तो अब वो लिख देते हैं हम लोग, टुगेदर दे फिल इन 75/8 आवर्स, ठीक है। इतने देर में वो लोग दोनों मिलके फिल किया था। अच्छा, तो ये इतने देर में पूरा फिल किया था, तो अगर हम पूछे कि 1 घंटे में वो कितना फिल किया होगा, तो 75/8 आवर्स में कंप्लीटली फिल किया, कंप्लीटली फिल मतलब 1 वर्क हुआ कंप्लीट, तो 1 घंटे में कितना काम किया होगा, तो 1 घंटे में ये वर्क किया होगा 1/75 जो मल्टीप्लाई किया था वो डिवाइड में आया, और 8 जो डिवाइड का था वो ऊपर मल्टीप्लाई में, इतना वर्क किया होगा, ठीक है। ये बात समझ में आया? 1 घंटे में ये इतना फिल किया होगा, और मतलब समझ आ रहा है ना, इतने घंटे में पूरा किया, तो 1 घंटे में ये 75 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, 8 डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में, तो 8/5 वर्क किया होगा, या फिर 8/5 पार्ट ऑफ टैंक को ये फिल किया होगा। हम टैंक उतना नहीं लिख रहे हैं, वर्क से समझ आएंगे क्योंकि वही बात है। अच्छा, और वहीं अगर दोनों मिलके ऐसे काम कर रहा होता, इफ बोथ टैप्स fill together for 1 hours, ठीक है, 1 आवर। अगर 1 घंटे के लिए दोनों मिलके फिल कर रहा होता तो एक टैप जो है, यहाँ समझिएगा थोड़ा रफ में, एक टैप जो है x घंटे में कंप्लीट फिल कर रहा था, मतलब 1 वर्क कर रहा था। अच्छा, तो 1 घंटे में वो कितना किया होगा, 1/x वर्क करता होगा, और सेकेंड वाला x माइनस 10 आवर्स में वो कंप्लीट वर्क किया होगा 1 वर्क, तो 1 घंटे में वो कितना किया होगा, 1 घंटे में वो 1/x माइनस 10 वर्क किया होगा। क्लियर है बात? तो 1 घंटे में ये इतना काम करता, ये इतना काम करता, तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि दोनों एक साथ ऑन किया हुआ था, एक साथ खुला होता दोनों टैप। तो हम बोलेंगे क्या, जब दोनों एक साथ फिल किया गया तो दोनों को हम लोग ऐड कर दिए। तो इफ बोथ टैप फिल फॉर 1 आवर, तो 1 आवर में वो कितना फिल करेगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा? अच्छा, इस चीज़ को हम लोग x/75 के बराबर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी किसके बराबर था, ये भी 1 घंटे में कितना पानी भरा था वही था, और ये भी 1 घंटे में अगर दोनों को ऑन किया जाए तो कितना रहेगा। तो ऐसा हम लिख दिए कि हाँ 1 घंटा अगर ये भी चलता है तो इतना ये भर रहा हो, इतना ये अलग, और ये दोनों मिल के भर रहा होगा। और ये भी वही बताया गया था कि दोनों अगर एक साथ चल रहा होगा तो इतने देर में भरेगा।
इसको सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आगे सॉल्व किया जाए। x माइनस 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, x माइनस 10, फिर यहाँ पे प्लस x, नीचे कुछ नहीं है तो x ब्रैकेट में x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8/75। आगे माइनस 10 है और यहाँ x प्लस x है 2x बाई 2x माइनस 10 आ गया, और नीचे में x ब्रैकेट में x माइनस 10। अच्छा कॉमन वॉमन वाला तो कोई सीन लग नहीं रहा, यहाँ 8/75। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व किया जाए। ये आप लोग समझने के लिए था, इसको हम इरेज कर देते हैं। मेनली समझना ज़्यादा ज़रूरी है इससे कि छाप दिया जाए। तरीका बस अच्छे से पता भी चल जाना तो बना के तो आप भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी मैथ्स याद करके बना रहा है। अब ये इन सबको इधर उधर करते हैं, ये 75 डिवाइडेड था, इसको इधर भेज दिया जाए तो आ जाएगा 75 ब्रैकेट में 2x माइनस 10 इज इक्वल्स टू यहाँ 8 ब्रैकेट में x। अच्छा ये x ब्रैकेट में x माइनस 10 था, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो x स्क्वायर माइनस 10x रहेगा। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 10x, स्क्वायर माइनस 10x। अब इसको आगे सॉल्व किया जाए, गुना करते हैं 75 इंटू 2 150x, यहाँ 750 बराबर यहाँ 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया है। आगे बढ़ाते हैं सभी को एक तरफ कर लें, इन सबको उधर ही भेजते हैं। 0 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 150 है इधर माइनस 150x प्लस 750। ओके, अब 0 बराबर ये यहाँ पे 8x स्क्वायर माइनस 80 और माइनस 150 कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 230x प्लस 750। अब इसको कैसे ब्रेक किया जाए, ये पूरा जो है वो किससे किससे कट सकता है, ये पूरा 2 के टेबल से तो कम से कम कैंसिल हो ही जाएगा। ठीक है, तो 2 से पहले कट करते हैं। अगर 2 से कट किया जाए तो यहाँ पे ये 4x स्क्वायर आएगा माइनस 230 का आधा 115x और प्लस 750 का 350 और 375 375। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे क्या किया जाए, कैसे ब्रेक किया जाए। 375 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 350 का डबल 4 मतलब 1500 हो जाएगा। 1500 हो गया। अब 1500 को कैसे ब्रेक करेंगे, 115 आ जाए। 1500 को 15 गुने 100 आ तो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे 115 हो जाएगा। 0 बराबर 4x स्क्वायर, अच्छा माइनस में है तो माइनस 100x और माइनस 15x है ना, इन दोनों को जोड़ के ये आ रहा है 115 और प्लस 375। 0 बराबर इस पूरे से अगर 4 और x कॉमन ले लिए तो यहाँ एक तो x माइनस 4 कॉमन लिए तो 25, x तो कॉमन आ गया था इन दोनों से, माइनस 15 अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ एक x बचा और यहाँ प्लस से माइनस आ गया तो एक माइनस 15 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो 15 में 15 305 बना क्योंकि 25 बार में ये आ गया कॉमन है। तो यहाँ 0 इज इक्वल्स टू यहाँ 4x ब्रैकेट, अच्छा x माइनस 25 कॉमन आ गया, बचा क्या 4x माइनस 15, 4x माइनस 15। ठीक है, अब यहाँ से दो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा प्लस 25, एक आ जाएगा देखते हैं निकाला जाए। x का एक तो वैल्यू आ रहा है 25 और एक आ रहा है x का वैल्यू 15/4। ठीक है, फाइंड करना क्या था, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। दोनों सेपरेटली कितने देर में फिल करेगा। तो अब देखा एक 25 आया एक ही आया, अब इसमें से कौन सा सही है पता नहीं, हम लोग क्या करेंगे पुट करके दिमाग लगाएंगे। देखिए x हम किसको माने थे, द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर टैप। छोटे वाले टैप अगर x घंटा ले रहा था तो बड़ा वाला उससे 10 घंटा कम। तो अगर हम इसके जगह पे बस समझिएगा x की जगह पे दो वैल्यू आया ना, अगर यहाँ हम 25 रखते हैं तो यहाँ पे क्या रखना होगा 25 माइनस 10 तो ये 15 आएगा, ये सही है, ये चल सकता है। दूसरा को चेक कीजिए 15/4 है x का वैल्यू। 15/4 का मतलब क्या होता है
कितना होगा लगभग 15/4 का मतलब होगा आपका अच्छा इसको आराम से फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं। 15/4 एक तो निकल गया, दूसरा क्या था उसमें 10 घंटा कम, तो 10 अगर माइनस करते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे सॉल्व कीजिए इसको, तो 4 का 4 यहाँ 15 यहाँ 40, तो यहाँ क्या आएगा -25/4। तो ये समझ में आया कि यहाँ टाइम क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया। पहला वाला पॉजिटिव में आ रहा था सही 15/4, लेकिन दूसरा वाला क्या था जो लार्जर डायमीटर वाला है उसका गलत आ जा रहा है नेगेटिव में, इसलिए हम ये नहीं लेंगे। तो हम करेक्ट कौन सा लेंगे, ये वाला। एक को 25 लग रहा तो दूसरा 25 में से 10 घटा दिए 15, तो एक पता चल गया कि हाँ जो स्मॉलर डायमीटर वाला था उसको फिल करने में 25 घंटा लग रहा और लार्जर डायमीटर वाले को 15 घंटा लग रहा। समझ में आया? क्वेश्चन में ये सब दम है, 5 मार्क्स का है तो वैसा तो रहेगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो 2 पार्ट में दिया हुआ है, एक ए और एक बी। तो ए में जो बोला गया स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को स्टेट बताइए क्या स्टेटमेंट है और प्रूव कीजिए। तो यहाँ पे अभी पहले स्टेटमेंट है फिर हम लोग प्रूव करेंगे। और सुन लीजिए कि ये जो बीपीटी है ना, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखिए कि अगर थेल्स थ्योरम भी बोले तो सेम चीज़ है। थ्योरम बोलता है क्या, वो सुन लीजिए। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अर्थ क्या है कि अगर कोई सा भी एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में अगर किसी भी एक साइड के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया गया, किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके बस पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्या कर रहा होगा, इसको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। ए बी सी डी ऐसे नहीं, ए बी सी, हाँ सही तो यार, डी और ई, ठीक है। डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो ये बाकी का 2 साइड होगा ना, मतलब ए बी और ए सी, इसके तो ये पैरेलल था, तो जो 2 ये साइड था ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल रेशियो में डिवाइड होगा। इक्वल रेशियो, रेशियो क्या है, मतलब कि ए डी बाई डी बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ए ई बाई ई सी के। यही है कि इक्वल रेशियो में वो डिवाइड हो रहा होगा। बस बात समझ में आ गया। ये स्टेटमेंट था इसका। अब इसका प्रूफ कि ये कैसे आया, कैसे प्रूव होता है, उस पर बात करते हैं। तो आइए अब इसका हम लोग प्रूफ को बनाते हैं। उसके पहले इसको इरेज कर दें क्योंकि यहाँ पे वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो देख लिया, अब प्रूफ कैसे करना है देखिए। प्रूफ हम यहाँ पहले ही कर दिए, टाइम ज़्यादा ना लगे। क्या प्रूफ क्या करना, क्या होता था कि साइड का रेशियो इक्वल होगा, मतलब कि ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है। क्या ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई बाई ई सी के इक्वल है, ऐसा बस प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूफ हम लोग करेंगे कैसे, 1-2 चीज़ बस दिमाग में रखिएगा। 1-2 नया चीज़ हो सकता है जो आप लोगों के लिए, सुन लीजिए। जैसे कि अगर कहीं पे कोई सा एक ट्राइंगल है, ठीक है, कहीं पे कोई सा एक ट्राइंगल है, जैसे यहीं से अगर हम ड्रॉ करें कोई ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कि इसका ये एक ऐसे परपेंडिकुलर लाइन इसका यहाँ से गया है, ठीक है। तो इसी ट्राइंगल का कौन सा, इसका ये वाले का अगर हमको एरिया निकालना होगा ना, तो हम फॉर्मूला लगाएं हाफ बेस। बेस हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ये बी, तो हाफ बेस। और इसका हाइट कौन रहेगा पता है, हाइट यहाँ पे कौन सा रहेगा, ये नहीं रहेगा। हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो अब जरूरी नहीं कि ट्राइंगल में उसके बाहर भी अगर रहेगा वो परपेंडिकुलर तो वही ले लेंगे। तो इसका हाइट हम ये रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा हाइट इसके लिए। वैसा वही चीज़ें भी अप्लाई करेंगे, फंसिएगा मत, समझिएगा। आइए समझते हैं क्या क्या बोला जा रहा। सबसे पहले हम लोग निकाले ट्राइंगल का एरिया ए डी ई का, कहाँ है ए डी ई। अच्छा ये सब इतना कंस्ट्रक्शन क्या हुआ सुन लीजिए। ट्राइंगल पहले से ए बी सी था, बी सी के पैरेलल एक डी ई लाइन था। अच्छा हम बी को ई से ज्वाइन कर दिए और डी से ई सी को। अब ई से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ए डी पे, डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए ए ई पे। यहाँ तक बात समझ में आया। अब हम लोग एरिया निकाल रहे हैं पहले ए डी ई का, तो ए डी ई का हम लोग लिखे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ का बेस। इसके लिए बेस ये है, अगर हम इधर से देखें तो बेस जब ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये, क्योंकि कोई सा भी ट्राइंगल में याद रखिए कि जो 90 डिग्री होता है वो हाइट होता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला जो होता है कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वाला बेस हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे क्या, हाफ बेस। बेस यहाँ पे मेरा ए डी हो गया और हाइट मेरा ई एल या एल ई हो गया। क्लियर बात, हाफ बेस इंटू हाइट। सेकेंड, ये ट्राइंगल का काम खत्म। अब जिधर वाले से ये लीजिए उसी का नीचे वाला पार्ट का लीजिएगा। अब कौन सा ट्राइंगल ले लिए, डी ई बी या बी डी, कोई सा भी, ये वाला मतलब डी ई बी, ये ट्राइंगल हम लोग ले लिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई, इसमें हाफ बेस, बेस यही था और इसका हाइट कौन सा रहेगा, तो देखिए हाइट बाहर जाके हम यही वाला ले लिए, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर कुछ नहीं था तो हम ये वाले को ले लिए बाहर, कौन सा, एल ई को।
तो वही लिख दी हाफ बेस इंटू हाइट, हाइट क्या ले लिए LE। ये दो बात समझ में आया, दोनों को मान ली इक्वेशन 1 और 2। अब क्या किया, दोनों को हम डिवाइड कर दिए, इक्वेशन 1 डिवाइड किए 2 से। अच्छा तो ये पूरा चीज़ वैसे का वैसा, ऊपर वाला और नीचे वाला ऐसे डिवाइड में आ गया। अब ये और ये सेम कटेगा, LE और LE कैंसिल होगा, बचा क्या AD बाई DB, AD बाई DB आ गया यहाँ से। इसको हम मानना चाहे तो थर्ड मान सकते हैं, तीसरा इक्वेशन। इसके बाद जैसा अब हम लोग जो किए हैं सेम चीज़ रिपीट करेंगे, फिर से ले लेंगे ट्राइंगल ADE का एरिया निकालेंगे, तो ट्राइंगल ADE का एरिया। इस बार बस अलग क्या करेंगे कि पहले हम लोग बेस इसको माने थे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हाइट, अब हम क्या करेंगे बेस मान लेंगे AE को। तो AE मेरा जब बेस हो जाएगा तो AE के लिए हाइट क्या होगा DM, ठीक है। तो हम वही किए हाफ बेस, बेस हम लिए AE और हाइट क्या ले लिए DM। सेकेंड छोटा वाला हो गया, अब ये वाले पार्ट का हो गया। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या DEC, इस वाले का एरिया DEC का, तो इसमें बेस हो जाएगा EC और हाइट क्या होगा, हाइट फिर ट्राइंगल के बाहर है DM, क्लियर है। तो वही लगाया गया ECD का हाफ बेस, बेस हम लोग क्या ले लिए EC और DM उसका हो गया हाइट, जो ये DM था ये हो गया इसका परपेंडिकुलर हाइट। फिर इन दोनों को मान सकते हैं, इसको 4th बोल दिए, इसको 5 बोल दिए, इन दोनों को डिवाइड किया आपस में, डिवाइड करके 1/2 और DM ये सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या AE बाई EC, समझिएगा बात, यहाँ पे AD बाई DB आया, यहाँ AE बाई AC, AD बाई DB AE बाई C सब आ गया है। बस इसको इक्वल शो करना है, कैसे करें सुनिए। इक्वल पे हम लोग शो कर देंगे, इसको 6 मान लेते हैं, इक्वल भी हम लोग शो कर देंगे। बस थोड़ा मिस्टेक हो रहा क्या, यहाँ पे भी ट्राइंगल ADE था, इसमें भी यहाँ पे ट्राइंगल ADE है, बस अंतर क्या है, यहाँ पे एरिया जो लिए हम DBE का लिए, यहाँ पे ECD का। सुनिए यहाँ पे DBE का, यहाँ पे ECD का, ये दोनों ट्राइंगल बस अलग हो जाता, अगर वो भी सेम रहता काम हो जाता। लेकिन हम बोले क्या कि मेरे भाई ट्राइंगल DBE एंड ECD ऑन सेम बेस, जो ये दोनों ट्राइंगल है DBE और ECD, ये दोनों सेम बेस पे, कौन सा DE पे ही दोनों ट्राइंगल बना, और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच बन रहा, DE और BC के बीच ही बन रहा। तो अगर ऐसा रहता, वही हम बस लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि ये सेम बेस पे बना और सेम पैरेलल लाइंस के बीच बना है, तो इस केस में क्या होगा, इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा, मतलब कि एरिया ऑफ DBE इज इक्वल्स टू ECD होगा। बात समझ में आया, क्योंकि अब एरिया भी इक्वल आ गया, तो उस अनुसार ये जो ECD का एरिया और DBE का एरिया भी इक्वल, और ADE तो पहले से इक्वल था। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, 3 और 6 से क्या बोल देंगे कि मेरे भाई, यहाँ लिख दे रहे हैं AD बाई DB जो है वो AE बाई EC के इक्वल आ गया, ऐसा हो गया प्रूव्ड। बात खत्म, समझ में आया बात। चलिए इसको अब यहीं रखते हैं, इसका सेकंड वाले पार्ट B पे आते हैं, ठीक है। B में क्या बोला गया था, इन द गिवन फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, CEF और CFE इक्वल है, ढूंढते हैं CEF मतलब ये एंगल और CFE मतलब ये एंगल, ये और ये आपस में क्या है, इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, और बोला गया आगे F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ठीक है। F जो है वो DC का क्या है, मिड पॉइंट है, ठीक है। F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या होता है कि जो ये DF है वो CF के बराबर है, समझ रहे, किसी लाइन का मिड पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे दो पार्ट में इक्वल डिवाइड हुआ कि जो DF था वो CF के बराबर है। ओके, अब आगे बोला गया प्रूव करना है कि AB बाई BD, AB बाई ये BD इज इक्वल्स टू AE बाई FD होगा, ऐसा प्रूफ करना है। प्रूफ हम लोग करेंगे कैसे, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले हम लोग को करना है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है। कैसे करेंगे, यहाँ से ही हम इसको ऐसे इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिए, इसका मान लिया हम G नेम दे दिए, ठीक है। हम लोग लिखेंगे क्या, कंस्ट्रक्शन में के ड्रॉ DG पैरेलल टू, DG को ड्रॉ किया हम लोग BE के पैरेलल, ठीक है। DG पैरेलल टू BE, ठीक है। BE के पैरेलल DG हम लोग ड्रॉ कर लिए। अच्छा, अब आगे का कहानी अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग के पास एक ट्राइंगल आ गया ABE, तो उसमें बात करते हैं इन ट्राइंगल ABE में, ठीक है। तो ABE में हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या चाहिए हमको, कौन सा रेशियो चाहिए, AB मतलब ये पूरा ले लिया गया, तो AB बाई BD, तो वैसे ही हम लोग यहाँ से ले लेंगे कि AB बाई
BD जो है वो बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ हम लोग पूरा ले लिए AB, तो यहाँ भी हम लोग पूरा ले लेंगे AE, और फिर यहाँ पे BD था तो यहाँ भी हम लोग EG ले लेंगे, ठीक है। तो AB इधर से पूरा लिया तो वहाँ पे भी AE हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद BD GE के बराबर हो गया, ठीक है। ये मेरा पहला इक्वेशन यहाँ पे बन के रेडी हुआ। अच्छा, अब और आगे क्या किया जाए, क्या क्या दिमाग लाया जा सकता है। अब हम लोग आ जाएंगे ट्राइंगल इस वाले पे, CDG पे, इन ट्राइंगल CDG पे, ठीक है। तो CDG से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि CF/FD जो है वो CE/GE के बराबर है, लिखते हैं। क्यों ऐसा लिख रहे समझ रहे हैं, क्योंकि वो पैरेलल है ना, तो ये सब हम लिख पा रहे हैं बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स थ्योरम यही तो हम लोग को बताता था, या फिर जो BPT थ्योरम था, तो बाय BPT हम लोग ऐसा लिख पा रहे हैं कि BPT में साइड अगर पैरेलल है तो क्या होता था, मतलब अगर दो लाइन पैरेलल है तो बाकी साइड का क्या होता था, रेशियो इक्वल, वही हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़, यहाँ से क्या ले लेंगे, CF/FD इज इक्वल्स टू CE/EG, CE/EG को हम लोग GE ही लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। इसको सेकंड इक्वेशन मान लिए। यहाँ तक बात समझ में आया। अब थोड़ा बात आगे बढ़ाते हैं, देखिए कौन कौन किसके इक्वल है वो ढूंढते हैं। CF और ये दोनों तो आपस में इक्वल है, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। और एक बात समझिए, अगर कोई सा एक ट्राइंगल होता है, इसमें ये एंगल और ये एंगल बराबर, तो इस एंगल के अपोजिट का साइड और इस एंगल के अपोजिट का साइड, ये दोनों भी इक्वल होता था कि अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट का साइड भी इक्वल। तो ऐसा ही ये एंगल इक्वल है तो इस एंगल के अपोजिट का ये साइड और इस एंगल के अपोजिट का ये साइड, ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ये इसमें और क्या क्या काम किया जा सकता है बताते हैं। CF और FD आपस में इक्वल है, CF और FD आपस में इक्वल है क्योंकि वो मिड पॉइंट था F, तो हम लोग इन दोनों को सेम, क्योंकि इक्वल ही है, काट के क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू होगा CE/GE। GE इधर डिवाइड में, इधर 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो GE जो होगा वो CE के बराबर हो गया, ठीक है। मतलब क्या कि GE जो है, कहाँ है GE, ये GE जो है वो बराबर हो गया CE के, GE बराबर हो गया CE के, ठीक है। मतलब देखिए पूरा गजब चल रहा, ये और ये बराबर था, फिर ये इसके बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर। और अब हम लोग अभी क्या प्रूफ कर दिए कि जो GE है वो CE के बराबर है, मतलब GE जो है वो CE के बराबर, क्योंकि अगर ये दोनों का रेशियो इक्वल था, मतलब जितना ये उतना ही है, तो ये भी जितना ये उतना ही ये भी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रूफ करने के लिए। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, हम लोगों को प्रूफ करना है, ढूंढना जाकर AB/BD बराबर AE/GE, और AE/GE था, लेकिन हम लोग को प्रूफ क्या करना है, AE/FD। तो GE जो है कहाँ है, ये, तो GE के जगह पे हम लोग FD लिख सकते हैं क्या, GE के जगह पे हम लोग FD लिख सकते हैं एकदम, क्योंकि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर और ये इसके, तो सब तो आपस में बराबर ही है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे क्या, फ्रॉम 1 एंड यहाँ 2 करते क्या, नहीं, फ्रॉम 1 हम लिखते हैं AB/BD जो है वो AE/GE के इक्वल था, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे क्या कि वी नो दैट, हम लोग को पता चल गया, क्या पता चला है कि भैया जो BD होगा हम लोग वो लाना है FD जो है वो GE के बराबर है, FD जो है वो GE के बराबर है, FD इज इक्वल्स टू GE, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे क्या, सो AB/BD इज इक्वल्स टू AE/GE के जगह पे FD, ठीक है। ऐसा लिख दिए, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया, क्लियर बात। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोला जा रहा है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है 15 किलोमीटर पर आवर से थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पाइप बना हुआ है, ठीक है। इस पाइप से वाटर फ्लो हो रहा, कहाँ जा रहा, तो एक पॉन्ड में भर रहा है, ठीक है, इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड विच इज 50 मीटर लॉन्ग 44 मीटर वाइड। अच्छा, उसका लेंथ और ब्रेथ बता दिया गया कि ये जो पॉन्ड है ये कितना लॉन्ग है, 50 मीटर लॉन्ग और 44 मीटर वाइड, और इन व्हाट टाइम विल
द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड राइज बाई 21 सेंटीमीटर। पूछा जा रहा है कितने समय में जो उसका वाटर का लेवल होगा वो 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लिए कि ये रहा होगा 21 सेंटीमीटर ये लेवल, तो ये आने में इसको कितना देर लगा होगा। ठीक है, अब पहला पार्ट यही है, पहला पार्ट सॉल्व करते हैं फिर आते हैं दूसरे वाले में। ठीक है पानी इधर से आ रहा है। ठीक है, अच्छा इस पाइप के बारे में क्या बोला गया था कि इससे कितने स्पीड से आ रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे 1 घंटे में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस वाटर ट्रेवल कर रहा होगा। ठीक है, थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। डायमीटर उसका दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, मतलब कि रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आते हैं, पूछा टाइम कितना लगेगा, तो टाइम के पहले हम लोग ये निकाल लेंगे। देखिए इसका तरीका ये है कि इसमें जो वॉल्यूम हमको चाहिए था, जिस वॉल्यूम तक का पानी भरना था, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और इस पाइप से जो वाटर आ रहा है उसका वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा कि टाइम कितना लग रहा होगा। ठीक है, हम लोग निकाल लें अगर वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। ठीक है, तो तालाब का वॉल्यूम कितना होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट, क्योंकि क्यूबॉइडल शेप में है तो 44 इंटू 50 इंटू वहाँ सेंटीमीटर में दे दिया 21 sencm। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए हम लोग को करना होगा 100 से डिवाइड। ठीक है, 1 0 से 1 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया और 5 से 10 को काट दिए 2 बार में, 2 से इसको काट दिए 22 बार में। तो फाइनली यहाँ 22 इंटू 21 इतना आ जाएगा क्या, मीटर क्यूब। ये किसका आ गया, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड आ गया। अब हम लोग 1 घंटे के लिए निकालेंगे, अगर 1 घंटे तक वाटर फ्लो होता है तो कितना वॉल्यूम आएगा उससे, पाइप से। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो हुआ होगा। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालने के लिए जो ये पाइप है वो कौन से शेप का है सर, ये पाइप आपको जिंदा दिख रहा है कि ये सिलेंडर शेप का, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर। रेडियस यहाँ पे कितना है उसका रेडियस 7 दिया हुआ, तो पाई आर स्क्वायर और एच हाइट। तो हाइट कितना हम लोग कितने देर के लिए निकाल रहे हैं, 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे में वाटर कितना ट्रैवल कर रहा है, 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर। अच्छा 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो और बात हम लोग मीटर में सब कर रहे हैं तो इसको मीटर में बदल देंगे। ओके, उसके पहले 1 2 गलती हो रहा है क्या कि यहाँ पे जो ये सेंटीमीटर इसको भी मीटर बदलना होगा, तो 7/100 मीटर लगाना होगा यहाँ पे, तो 7/100 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर और एच। इसका हाइट हम लोग दे देंगे कितना, 15 किलोमीटर। तो 15 का 15, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, सॉल्व अगर इसको थोड़ा सा करके रख लें तो यहाँ पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 7 49, यहाँ पे 100 इंटू 100। ठीक है, फिर इंटू 15 इंटू 1000। ठीक है, अब 2 और 1 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो गया, इसको कट कर दे, 2 से हाँ कर दे रहे, इसको हम लोग काट देंगे, इसको 5 3s और ये 5 2s आ गया, 2 से इसको काट दिए तो ये 11 आ गया। तो यहाँ पे कितना है 49, ऐसे ही रहने दे रहे, 11 इंटू 49 इंटू 3 और बाई 7। ये बात यहाँ तक समझ में आ गया। ये कितने देर का था, 1 घंटे का था। हमको निकालना है कि वहाँ पे टोटल टाइम क्या लगेगा। तो टोटल टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड बाई वॉल्यूम ऑफ रखेंगे हम लोग वाटर फ्लो इन 1 आवर। ठीक है, तो अब हम लोग को टाइम निकल जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। तो पॉन्ड का वॉल्यूम क्या था, 22 इंटू 21, और वॉल्यूम ऑफ पाइप कितना निकला है, 11। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इन 1 आवर 11। अच्छा, यहाँ पे 7 बचा हुआ था, तो ये 7 से भी ये 49 कैंसिल होता 7 बार में, तो और आसान हो गया। हाँ, यहाँ 7 कर दे रहे। ठीक है, अब 11 इंटू 7 इंटू 3। अब देख लीजिए, 7 3 जा 21, तो 21 को 21 से काट दिए, और 11 2 जा 22, तो ये 2। तो टाइम कितना आ गया, 2 आवर्स। क्लियर बात।
समय कितना निकल गया, 2 घंटा टाइम निकल गया कि उसको वहाँ तक फिल करने में कितना टाइम लगेगा, 2 घंटा। सेकेंड पार्ट में अगर चले, बोल रहा व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेंड इन 1 आवर। अगर उसी लेवल को अटेंड करे लेकिन बोले टाइम एक ही घंटा लग रहा, तो पूछ रहा है स्पीड कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग ये समझिए, एक तो आसान तरीका बस ये समझ लीजिए कि हम लोग को पता है कि यहाँ पे पहले 2 घंटा लगा था, अब टाइम आधा हो जा रहा, तो क्योंकि टाइम आधा हो जा रहा हो तो स्पीड सीधा डबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो हम आपको ये चीज़ को बना के ही दिखा देते हैं, हम बना के दिखा दे रहे, इसको इरेज कर देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या आएगा, जब हम लोग को बोल दिया गया व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर, वाटर का स्पीड क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो थ्रू पाइप इनटू टाइम, कि वाटर जो फ्लो हो रहा पाइप से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टाइम की कितने देर तक हुआ, तो वो बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड के। ठीक है, पहले टाइम लगा था 2 घंटा, अब टाइम लगा 1 घंटा। और वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू पाइप, वॉल्यूम क्या होगा पाइप के लिए अगर हम लगाना चाहें जो वाटर थ्रू फ्लो हुआ, तो पाई r² और h। ठीक है, r तो हमको पता था r हमको पता था कितना, 7/100, पाई r² और h। पहले हम लोग क्या रखे थे, h मतलब क्या था, कहीं ना कहीं एक ये चीज कि 1 घंटे में वो कितना दूर गया, 1 घंटे में पहले वो कितना जा रहा था 15 किलोमीटर, तो हम लोग h वही रख दे कि हाइट एक तरह से हो गया कि 15 किलोमीटर तक गया 1 घंटा में। तो अभी तो ऐसा चीज नहीं है, अभी हम लोग को वो फाइंड करना है कि 1 घंटे में कितना गया, कि किस स्पीड से गया, तो हमको नहीं पता, उसको बस ऐसे h रख दिए। और टाइम पहले 2 घंटा लग रहा था, अभी बोला था कि 1 ही घंटा में अगर भरे तो h के टाइम की जगह 1 रख दिए, इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड। पॉन्ड का वॉल्यूम क्या रखे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ पॉन्ड 22 × 21, 20-21। सॉल्व किया जाए, पाई का वैल्यू 22/7, 7 × 7 बाई 100 × 100 इंटू h इज इक्वल्स टू 22 × 21। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, 7 को 7 से कट कर दिए आगे सॉल्व किया जाए, उधर भेजते हैं। h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 22 × 21, अच्छा 100 नीचे ऊपर आ जाएगा, 100 × 100। अच्छा यूनिट में कहीं कोई गलती नहीं ना हुआ है, सही चल रहा है। बाई 22 और 7 नीचे आ जाएगा, 22 × 7, 22 से 22 कैंसिल, 7 3 ही कैंसिल हुआ, तो हाइट कितना निकल गया, ये जो भी निकल रहा होगा ये समझ पा रहे कि मीटर में रहेगा, 1 2 3 4। क्यों मीटर में, क्योंकि बाकी मीटर में लिए तो भाई ये भी मीटर में निकलेगा, तो h मतलब कितना निकला 3000 मीटर, लेकिन इसको हम लोग बदल देंगे किलोमीटर में। ठीक है, तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो 3 0 कटेगा, तो 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर मतलब क्या कि अब 1 घंटे में उसको कितना ट्रैवल करना हो, किस स्पीड से, 30 किलोमीटर, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर ट्रैवल करना होगा। इसका मतलब उसका स्पीड कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है बात, समझ में आया। आइए अब इसका और वाला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 34 का जो और वाला क्वेश्चन है उसमें दिया, ये भी आपका 13 चैप्टर का ही है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। ठीक है, एक टेंट है जो कि किस शेप का है, एक सिलेंडर के शेप का है, जो कि बोला गया सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, उसका जो टॉप है वो सरमाउंटेड ऐसा कुछ है। ठीक है, अब इसका डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है, पहला है हाइट है 3 मीटर और रेडियस है 14 मीटर। हाइट दिया 3 मीटर और इसका जो रेडियस था वो दे दिया है 14 मीटर। ठीक है, और आगे क्या बात, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। इसका जो ये टोटल हाइट है ये दिया हुआ 13.5 मीटर। ठीक है, अब क्योंकि ये टोटल है इसमें 3 हटा दे तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 10.5 मीटर। ठीक, परफेक्ट। अब आगे का कहानी, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। तो इस टेंट को बनाने में कितना एरिया ऑफ कैनवास का जरूरत पड़ा होगा, मतलब हमको इसका एरिया निकालना है, टोटल सर्फेस एरिया। और क्या बोला, कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। माना गया कि 26 मीटर स्क्वायर जो है वो एक्स्ट्रा चला गया, वो स्टिचिंग में ओवरलैपिंग वगैरह में वो चला गया होगा। ठीक है,
अब उसका फिर हम लोग को कॉस्ट भी निकालना है 500 रुपीज़ पर मीटर का। तो करेंगे क्या, पहले इसका हम सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई, टोटल सरफेस निकालेंगे, 26 ऐड कर देंगे, फिर उसको 500 से मल्टीप्लाई, पट से आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सरफेस किसका, इसका निकालेंगे, इसका सिलेंडर का हम लोग सी ए से निकाल लेंगे, और इसका भी सिलेंडर मतलब कोन का भी हम लोग सी ए से निकालेंगे। ये एरिया ऑफ कैनवास, ठीक है, कैनवास का एरिया हो जाएगा क्या क्या, पाई आर एल प्लस साइड वाले का हो जाएगा 2 पाई आर एच। अब अगर ध्यान से समझा जाए, रेडियस तो दोनों में सेम रहेगा 14 मीटर। एल स्लैंट हाइट हमको नहीं पता है, तो स्लैंट हाइट पता करेंगे। ये स्लैंट हाइट, ये वाला हाइट, इसका हमको ये हाइट पता है 10.5 और इसका रेडियस हमको पता है 14, ठीक है, लेकिन हमको स्लैंट हाइट नहीं पता है। तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता था, लगा दीजिए, L इक्वल्स टू √h² प्लस r²। हाइट दिया हुआ है 10.5, तो यहाँ पे 10.5 का स्क्वायर प्लस रेडियस r है 14, तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर, ठीक। ये इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 105, तो यहाँ पे आ गया 525, तो 0 0 0 105, 5 2 10 का 0 1 और 1, 11025 11025 प्लस इसका है 196। ये जो है डेसिमल में 2 डिजिट, मतलब 110.25, और ये इतना, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो रूट में 25, फिर 6 9 और 1 10 का 0, एक हाथ में, तो फिर ये आ गया आपका 1 और 1 2 और 1 3, 306 पॉइंट। ये सही है ना, 25 फिर डेसिमल में 6, फिर 1 और 9 10 का 0, एक हाथ में, 1 और 1 2 प्लस 1 3, सही है। अब उसको हमको रूट से निकालना है। रूट से कैसे निकलेगा ये सब सीख लीजिए। 306.25 है, इसमें हम लोग पेयर करते थे पीछे से ऐसे 2 2 का पेयर बना, ठीक है। 1 1 जा 1 आ गया, 2 आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ 0 और 6 आया, 1 + 1 यहाँ 2। अब यहाँ क्या लगाएं कि ये आ जाए, हम लोग लगा देंगे 8 9 210, 9 बार में चेक कर लेते हैं, नहीं आएगा, 7 बार में चेक कर लेते हैं। 7 7 सा 49, 7 7 49, 4 हाथ में, 7 2 14, 14 4 18, 189। इससे ज़्यादा लगाएंगे 90 और ज़्यादा चला जाएगा, तो यहाँ 7 बार में हम लोग लगा दिए, आ गया 189, ठीक है। अब डेसिमल था तो ये डेसिमल उड़ के यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या, इसमें से घटा लेते हैं, 6 1 7, यहाँ पे 19 में से 1 गया 18, 19 में से 18 गया, 1 आ गया, फिर यहाँ 2 और 5। अब आगे का क्या करना है, यहाँ 7 बार में लगा है, 7 रख दीजिए, 7 फिर जोड़ दीजिए, 7 दूनी 14 का 4, एक हाथ में, तो फिर यहाँ 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ कितने बार में लगाएं कि ये आ जाए, 25 लास्ट में, तो 5 बार में उम्मीद है, चेक कर ले, 3 4 5, 5 से मल्टीप्लाई, 5 25 25 का 5, 5 2 हाथ में, 5 20 2 22 का 2 हाथ में, 5 से 15 2 17, 1725 5 तो 17.5 आ गया इसका क्या, एल का वैल्यू, स्लैंट हाइट, ठीक है। एल आ गया इसका 17.5 मीटर। क्लियर है सर। इसको अब हम ताम झाम इरेज करते रहे, इसको नोट कर लीजिए। इसमें अगर दिक्कत होता होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम कोई उपाय आप लोग के लिए निकाल देंगे लाला। आगे सॉल्व करते हैं अब इसको। इसमें से कॉमन खेलते हैं, पाई आर, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ बचा एल और यहाँ बचा 2h। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस, इसका रेडियस था 14। ब्रैकेट में यहाँ पे एल स्लैंट हाइट आया 17.5 प्लस 2 इंटू हाइट है इसका 10.5, ठीक है। नहीं, ये हाइट तो इसका था आपका, इसका हाइट ही है 3। ये तो आपका फॉर्मूला किसका है, सिलेंडर का है ना, तो हाइट सिलेंडर का लगाएंगे, वो 3 था। 7 2 सा काट दिए 44, यहाँ पे 3 दूनी 6 और 17 3 20 3 23, तो यहाँ आ गया
23.5 23.5 इतना क्या आ गया मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर ही दे रहे, परफेक्ट आ जाएगा। तो 23 मल्टीप्लिकेशन खुद से करने का आप लोग भी आदत बनाइए हेल्प आएगा। अच्छा 235 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 470 और 470 का डबल करेंगे, कर ही ले रहे भाई मल्टीप्लाई। 5 20 का 0, 2 हाथ में, 4 × 12, 12 2 14 का 4, एक हाथ में, 8 1 9। ठीक है, सेम यहाँ पे वही आ जाएगा 940। ठीक है, सही आ रहा, 70 7 470 4 8, हाँ सही है। 0 4 3 1 10 डेसिमल में यहाँ पे एक नंबर था, एक नंबर 1034 आ गया। मल्टीप्लाई करें 1034, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक्स्ट्रा जो प्रोविज़न के लिए दिया हुआ था वो 26 मीटर स्क्वायर जो एक्स्ट्रा यूज़ हो रहा था, तो अब लिखेंगे हम लोग टोटल एरिया ऑफ कैनवास। जो टोटल एरिया ऑफ कैनवास होगा उसमें मतलब 1034 में 26 हम लोग जोड़ देंगे। 6 4 10 का 0, एक हाथ में, 3 2 5 1 6 0 और यहाँ 1, तो 1060 आ गया। अब इसका जो खर्च रहेगा टोटल कॉस्ट, तो कॉस्ट हम लोग को पता था कि 1 मीटर का लग रहा 500 रुपया, तो टोटल का कितना लग जाएगा 1060 को मार देंगे 500 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 106 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो 500 और 6 25 530, 2 0 1 इधर, 1 2 3 0, मतलब 5,30,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगा। समझ में आया, बात सही है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा आपका स्टैटिस्टिक्स का, लेकिन उसको अभी हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा दिक्कत चल रहा है, तो उसके लिए एक पूरा 1 शॉट वीडियो लाएंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चंस कर रहे होंगे। उम्मीद है अभी ये समझ में आया। इसके बाद जो लास्ट लेक्चर आएगा बस वो बहुत कम टाइम का रहेगा, उसमें आपका 2 जो केस बेस्ड है वो करेंगे, फिर ये आपका सैम्पल पेपर वाला सारा कहानी खत्म। फिर बताइए नेक्स्ट लेक्चर किस चीज़ पे आना चाहिए अगर रिक्वायर्ड है तो। ठीक है, तो अभी के लिए इसको यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।